आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनके साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे द ट्रिब्यून से मुख्य संपादक नरेश कौशल जी और विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी भी पहुंच रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का भी स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। हम वहाँ दे देंगे ना, बैठे तो भाई, बैठे बैठे। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय परिवहन, ऊर्जा व श्रम मंत्री अनिल विज जी का स्वागत है। मैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की ओर से, मंच की ओर से और कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे द ट्रिब्यून के मुख्य संपादक श्री नरेश कौशल जी, उनके साथ साथ विश्व प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब मैं मंच पर जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य धरनी जी, सुरेंद्र मेहता जी, नरेश उपल जी, राजीव ऋषि जी, मेवा सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आ गए। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच के ऊपर बुके के देकर जो वेलबींग एसोसिएशन के प्रधान चंद्रशेखर धरनी जी, अनिल दत्ता जी, सुरेंद्र मेहता जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। तरुण कपूर जी, दीपक मिगलानी जी, पवन चोपड़ा जी, कौशल जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। नरेश उपल जी, देवीदास शारदा जी, राजीव ऋषि जी, सम्राट शंकर जी को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। ऋषि जी, शाबाश। कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हुए मैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के हमारे प्रधान चंद्रशेखर धरनी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। परम आदरणीय श्री अनिल विज जी, हरियाणा सरकार में ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री, और बड़े भाई हम सभी साथियों के, पत्रकारों के, अगर कहा जाए एकमात्र जो हैं वेल विशर और एकमात्र हर जगह पत्रकारों के दुख और सुख में खड़े होने वाले अनिल विज जी का मैं यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय प्रदान किया। दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी, पत्रकारिता का एक ऐसा स्तंभ, नरेश कौशल जी के नाम में ही पत्रकारिता का रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि जितनी पुरानी पत्रकारिता
प्राचीन पत्रकारिता, क्योंकि आज ज़माना बदल गया। जिस कोई समय होता था जब टेलीग्राम के माध्यम से खबरें भेजने का प्रचलन होता था, तो नरेश कौशल जी का स्वागत, विज साहब का स्वागत, और दुनिया के जाने माने जादूगर सम्राट शंकर जी का हार्दिक स्वागत कि उन्होंने समय निकाला। और सबसे बढ़िया बात ये देखिए कि जब इनको हमने न्योता दिया तो इन्होंने बिल्कुल भी नानुकरनी की और समय व्यवस्थाओं के हिसाब से परिवर्तित भी हुआ, लेकिन इन्होंने दोबारा आज आना कबूल किया, यहाँ पर पहुँचे। मंच पर आसीन सभी जो हमारे महानुभाव हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का गठन लगभग 4 साल हो गए, कोरोना काल के दौरान ही हुआ था, सारे साथी जानते हैं। और अगर कहा जाए कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के जन्म के बाद अगर इसको उंगली पकड़कर चलने की कोई गति दी या रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाई, तो वो अनिल विज जी को श्रेय जाता है, जिन्होंने उस वक़्त भी हमारे कार्यक्रम में आए और हमें हर तरह से सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अनिल विज जी अब मीडिया जगत के ही साथी भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक वेबसाइट खुद लॉन्च की है, उसको चला रहे हैं। उसको प्रोफेशनल नहीं चला रहे, लेकिन उसको जनहित में इन्होंने चलाया हुआ है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान इनकी वेबसाइट के माध्यम से ये करते हैं। और आप देखिए जज्बा इनका कि खुद बनाई है वेबसाइट, ये नहीं कि किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के माध्यम से बनवाई हो, खुद बनाई, खुद उसका संचालन और बढ़िया तरीके से रोज़ खबरों को अपडेट किया जाता है। दिन में 3-4 बार मतलब लगातार उसके लिंक्स मिलते रहते हैं, हमें भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अब ये पत्रकारिता से भी अछूते नहीं है, जुड़े हुए हैं। वैसे तो विज साहब का अगर संघर्ष का दौर देखा जाए, जब राजनीति में जब इन्होंने शुरू की, उस कार्यकाल को देखा जाए तो ये उस वक़्त ये प्रेस नोट अपने लिख कर टाइप करा कर या टाइप कर कर देने भेजने, उस ज़माने में भी विज साहब अपने सारे काम को खुद संभालते थे, संचालन करते थे खुद, और अपने सिंगल मैन आर्मी वाली स्थिति में थे। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बतानी चाहूँगा, ध्यान में लानी चाहूँगा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने विज साहब आपके मिले अतुलनीय योगदान के बदौलत जब इस संस्था ने थोड़ा खड़ा होने की तरफ बढ़ी, तो अब ये संस्था उत्तर भारत में एक तरह से कहा जाए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 5-6 स्टेट में हमारी यूनिट्स खड़ी हो चुकी हैं। लगभग 1280 पत्रकारों के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो संस्था ने करवाए, और लगभग 351 पत्रकारों के टर्म इंश्योरेंस हमने करवाए थे, जो लगातार रिन्यू करवाने की परंपरा हमारी कायम है। आज भी लगभग 350 पत्रकारों के जो है एक्सीडेंटल और टर्म इंश्योरेंस की जो रिन्यूअल है, कुछ नए आए हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज सिंबॉलिकली हम जिसको कहा जाए 10-12 पॉलिसीज या 15 पॉलिसीज आपके कर कमलों से यहाँ बंटवाएंगे। और ऐसे जब काम होते हैं संस्था के द्वारा, हमारे जो साथी हैं, चाहे वो तरुण कपूर हों, अम्बाला यूनिट है, राजीव ऋषि हों, या डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जो जनरल सेक्रेटरी हैं, नरेश उपल हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तरुण कपूर जी कोषाध्यक्ष हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए सभी दोस्तों का एक सामूहिक प्रयास चल रहा है। हम कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश में लगे हैं अभी कि सभी जो आगे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके उसका प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हमारी भी कई बाउंडेशन है, क्योंकि कई इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उस तरफ हम आज तक नहीं बढ़ पाए। लेकिन सरकार हरियाणा ने जो की है, उन्होंने वायदा किया हुआ है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पत्रकारों की जल्दी, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। उसके लिए हम मिलते भी रहते हैं सरकार से बार बार, और हो सकता है कि वो जल्दी चीज़ कार्यान्वित हो जाए। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देती आ रही है। विज साहब, मैं एक चीज़ आपके ध्यानार्थ लानी चाहूँगा कि हमारे मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने लगभग
30 लाख रुपए से अधिक की मदद अभी तक उन पत्रकार साथियों की है जो या तो कैंसर से पीड़ित या किसी न किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित या उनके परिवारजन पीड़ित, ये हमने संस्था के माध्यम से अलग अलग विभिन्न, चाहे वो गुड़गांव का पत्रकार हो या फरीदाबाद का हो या चंडीगढ़ के पत्रकार अर्चना सेठी रही हूँ या इस तरह के और भी लंबी लिस्ट है मेरे पास। यमुनानगर के साथी हैं, मैं नाम नहीं और किसी के ज़्यादा लेना चाहता। हमने टर्म इंश्योरेंस करवाई उसका भी फ़ायदा हमारे एक साथी के परिवार को मिला। मैं बड़े खेद के साथ एक बात बतानी चाहता हूँ कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के खड़े करने में योगदान देने वाले ज्ञानेंद्र बरतरिया जी और ज्योति संघ, फरीदाबाद से ज्योति संघ और प्रसार भारती के जो डायरेक्टर रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं ज्ञानेंद्र बरतरिया, ये दो साथी पिछले कार्यक्रम में 3-3.5 साल पहले, जब यहाँ 4 साल पहले कार्यक्रम हुआ, मौजूद भी थे। कुदरत बलवान है तो उनका देहावसान हो गया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो उम्र के हिसाब से चलती है, 60 साल से ऊपर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती। ज्ञानेंद्र बरतरिया जी की उम्र 60 से कम थी तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिली। वो भी पुण्य का काम हमने आदरणीय अनिल विज जी के हाथ से उनके बेटे को चेक चंडीगढ़ में दिलवाया था। हमारे प्रयास हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी बेबस हो जाते हैं क्योंकि कई समस्याएं हमारे सामने रहती हैं, हमें भी समस्याओं से जूझना पड़ता है क्योंकि किसी भी संस्था और संगठन की व्यवस्था चलाने के लिए, कोई भी संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। और ये मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हरियाणा ही नहीं, पूरे अगर कहा जाए नॉर्थ इंडिया के जितने संगठनों को मैं जानता हूँ, सब एकमात्र ऐसा संगठन है जो पत्रकारों को दुख और सुख में आर्थिक मदद भी, उनके परिवारों को विपदा की स्थिति में जितनी भी हम कर पाते हैं करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे जिनकी एक्रेडिशन है पत्रकारों की, उनकी सरकार से भी मदद करवाने की हमने कोशिश की है। कई पत्रकारों को सरकार से भी पैसे मिले हैं और इस मामले में तो विज साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। कई पत्रकार जब बीमारी की हालत में बुरी तरह से ग्रस्त होते हुए विज साहब के पास पहुंचते हैं तो विज साहब अपनी तरफ से भी उनकी मदद करते हैं। ऐसे कई केसेस तो मैंने खुद देखे हैं जहां विज साहब ने दिल खोल कर सबकी मदद की है। फिलहाल मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के कार्यक्रमों का संचालन इसी तरह से एक पारिवारिक माहौल में हो रहा है और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे आगे भी चलते रहेंगे। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भी धीरे धीरे आगे अपनी गतिविधियां रख रही है। हमने युवा विंग भी एक बनाना है आने वाले समय में और उसके लिए जैसे हमारे साथी हैं मेवा सिंह जो संगठन मंत्री हैं, उनका ये दायित्व रहेगा और उनके साथ पवन चोपड़ा, तरुण कपूर और राजीव ऋषि सहयोग करेंगे ताकि पत्रकारों का आपस में और यूथ वर्ग और जो है उनको अच्छे तरीके से जोड़ा जा सके। फिलहाल मैं जब बहुत ज़्यादा इस मामले में और नहीं कहूँगा, लेकिन वी साहब आपके डिपार्टमेंट से कंसर्न एक दो बातें मैं आपके नॉलेज में लानी चाहूँगा कि जैसे हरियाणा रोडवेज की बसों में जो वी साहब 2 सीटें पत्रकारों के लिए आरक्षित होती थी पहले, लेकिन कुछ अरसे से ये आरक्षित सीटों की व्यवस्था अब बंद होने के कगार पर है, जबकि आधिकारिक रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कि उन सीटों का आरक्षण बंद कर दिया गया है। हमारा निवेदन है कि वो 2 सीटों का आरक्षण पुरानी व्यवस्था के तहत आप शुरू करवाने की कोशिश करें। एक जो ग्रीन बसें लोकल चलती हैं उन बसों में एक्रेडिटेड पत्रकारों को यात्रा की स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरा विज साहब अनुरोध वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कंसर्न है कि एयर कंडीशन बसें जो हैं वो पत्रकारों की यात्रा की स्वीकृति नहीं देती। सभी एसी बसों में पत्रकारों को यात्रा की स्वीकृति होनी चाहिए जैसे कि अतीत में पहले रही है, ये भी व्यवस्था पहले रही है। और विज साहब एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा कि दुनिया के जाने माने जादूगर जो है सम्राट शंकर जी जो हरियाणा से संबंधित हैं और इन्होंने चैरिटेबल बहुत काम किया है, बहुत शो किए हैं। ये हरियाणा का गौरव होगा कि पद्म श्री जैसा अवार्ड इनको मिले
इसके लिए अगर आप केंद्र सरकार से अनुमोदन करें और केंद्र सरकार को हमारी रिक्वेस्ट अपनी एक जिसको कहा जाता है अपने अनुमोदन के साथ भेजें, तो हो सकता है कि इनके देखिए कितने शो इन्होंने किए हैं, 30,000 से ऊपर शो जिस व्यक्ति ने किए हों और दुनिया भर में अपने जादू की कला के कारण जिनका नाम जाना जाता हो। ये निवेदन है हमारे, और आप हमारे बड़े भाई हैं, संस्था और संगठन के सारे कार्यप्रणाली को आप हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप हर व्यवस्था से खुद निकले हैं, राजनीति में भी आप युवा विंग के हरियाणा के प्रधान रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये दोनों चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट देकर अपना स्थान लेता हूँ। जोरदार तालियां। बहुत बहुत प्रधान जी आपका स्वागत, धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आज के विशेष अतिथि दैनिक ट्रिब्यून के हमारे श्री नरेश कौशल जी, जो आज का कार्यक्रम का थीम है कल, आज और कल, निश्चित तौर पे वे अपने कल के अनुभव के साथ और आज को देखते हुए और भविष्य के पत्रकारिता को किस ढंग से किया जाना है, अपने अनुभव और अपने मार्गदर्शन से हमारे मुख्य संपादक दैनिक ट्रिब्यून के नरेश कौशल जी अपना अनुभव साझा करेंगे और हमें अपना मार्गदर्शन करेंगे। माननीय नरेश कौशल जी। मंत्री महोदय होने से पहले मेरे परम मित्र और दशकों के परम मित्र अनिल भाई, और यहाँ मैं इस मंच से शंकर जी, जरा ध्यान देंगे, शंकर जादूगर जरा इधर ध्यान देंगे आप। आपको मैं एक यहाँ मंच से स्मरण कराना चाहता हूँ। वैसे मैं आपके साथ बैठा था, आपको पहचान तो क्या आनी थी। 40 साल पुरानी बात है, शंकर जादूगर का इंटरव्यू सबसे पहले मैंने किया था। इनको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि केसी वधावन के घर में चंडीगढ़ में जो विकलांग थे, उनके घर में रात को आपका इंटरव्यू किया था मैंने। तो इतने महान जो जादूगर हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए, चंद्रशेखर धरनी जी जो इतना पुनीत कार्य जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और मेरे भाई सुरेंद्र मेहता, और यहाँ सुमन भटनागर मेरे बहुत परम मित्र, पुराने मित्र हैं, और यहाँ बहुत से साथी जो हैं उनका नाम लेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। एक परिवार से ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, जाने पहचाने चेहरे हैं। कई बार मैं नाम ज़रूर भूल जाता हूँ, लेकिन भावनात्मक लगाव मेरा उसी तरह से आप लोगों से है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी लोग कि आप एक ऐसे मंच के नीचे जुड़े हुए हैं, एक ऐसे वरदहस्त कह सकते हैं कि आपका उसमें कुछ न कुछ भविष्य जो है वो सुरक्षित रहता है। मुझे स्मरण हो रहा है कि जो अभी बात भी कर रहे थे कि अनिल जी पहले भी कोरोना के बाद जब ये संस्था का शुरुआत जो हुई है, मैं भी उसमें शिरकत में, उस वक्त भी मुझे इन्होंने मान सम्मान दिया था। सौभाग्य मेरा था कि उस वक्त भी इसी सभागार में हम उपस्थित हुए थे। तो साथियों, एक तो आजकल इतनी व्यस्तता है, लोग कह देते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। मोबाइल तो लेके सारा दिन बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कहो यार वो फलां काम कर दो, कहेंगे वक्त नहीं, टाइम ही नहीं है। ऐसे भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी संस्था को चलाना, किसी संगठन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां होती हैं, हर व्यक्ति की पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं। हमने भी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मैं शुरुआत
के लोगों में हूँ। चंडीगढ़ प्रेस क्लब जो है 84 से हमारा चल रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट फाउंडर जैसे मेंबरों में ही से हूँ। वहाँ हमने भी बड़े पदों पे रहे। हमें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है संस्थाओं को चलाना। तो मैं बधाई देना चाहूँगा चंद्रशेखर भाई को और इनकी टीम को। बहुत मुश्किल है ये। मैं औपचारिक भाषण देना में विश्वास नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल जो चीज़ें खुद महसूस करता हूँ वो बात आपके साथ कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ। कितना मुश्किल है, कितना इनका प्रोफेशनल, कई एक दो संगठन से, एक दो ऑर्गेनाइजेशन से ये चेंज भी हुए हैं, दूसरी जगह जगह कितनी मुसीबतें, कितनी प्रॉब्लम, अपनी आर्थिक समस्याएं होती हैं। उन सब को फेस करते हुए आपको संगठित करना, जोड़ के रखना, आपके भविष्य की चिंता करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और एक इन्होंने और जो बात अभी मंच से कही है कि यंगस्टर को जोड़ना, ये जो बात कहना चाहते थे मैं उसको कह रहा हूँ। ये डायरेक्टली कह नहीं पाए हैं। जब आप यंगस्टर को जोड़ेंगे तो आप जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी ये उद्देश्य हैं, इनके आगे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि ये गुण, ये जो आपकी लोगों के भविष्य के लिए, खास करके पत्रकारों के जिनका भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है, आप आगे की पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो यंगस्टर्स को आप जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये नेक काम है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है। अब दूसरी बात रही मेरे भाई की, अनिल की। अनिल वैसे तो पत्रकार ही हैं, इन्होंने अपना ऐप भी बना रखी है, लेकिन जो दूसरी बात है, अनिल अगर मंत्री ना होता तो आपके अखबारों के पेज खाली जाते कई बार। तो ये शेर का बच्चा है, कई तरह के नाम दिए जाते हैं इसको, लेकिन ये मतलब मुझे बहुत फ़ख्र है। थोड़ा बहुत गुण हमारे में भी ऐसे ही रहे हैं, शायद इसीलिए ऐसे दोस्त आपस में नज़दीक आते हैं कि जो सिर पे कफन बांध के चलने वाली बात है। ऐसा मंत्री, ऐसा योग्य आदमी, दिल से बात करने वाला, जिसको गब्बर का नाम दैनिक ट्रिब्यून ने दिया बहुत देर पहले। तो मेरे भाई को लोग तंदुरुस्ती भगवान बख्शे। और इस संस्था के ऊपर अभी कहा गया था कि ये बड़ा संस्था के लिए काम करते हैं, पत्रकारों के साथ जुड़े हुए हैं। इसको गार्डियन की उपाधि दे सकते हैं, अभिभावक हैं ये आप लोगों के। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस हैं, आपकी मांगें, हो सकता है ये चाहते होंगे कि आपकी जो बहुत सी मांगें हैं, लेकिन इनके कई बार प्रयोग में नहीं होती, हाथ में नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी भावना दिल से, तन मन से, धन से ये हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये तंदुरुस्त रहें, और मंत्री रहें ना रहें कोई परवाह नहीं है ऐसी हमें, ये हमारे साथ है हमेशा। बाकी दोस्तों, पत्रकारिता की बात है यहाँ पे, अभी ये शायद लिखा भी गया है कि पत्रकारिता का कल, आज और कल। साथियों देखिए, जो पिछला तो आप जानते हैं, आज़ादी की पत्रकारिता, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए साथ ही साथ में पत्रकारिता, महात्मा गांधी हैं और बहुत से लोग हैं। यहाँ बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ बात शॉर्ट में करता हूँ। हरियाणा के संदर्भ में आप सभी सर छोटू राम के नाम से परिचित हैं, जो किसानों के मसीहा रहे हैं, लेकिन ये शायद कई लोग कम जानते होंगे कि वो बहुत बड़े पत्रकार भी रहे हैं, सर छोटू राम। और ये जो अखबार मैं देख रहा था, हिंदुस्तान अखबार के लिए काम किया, बाद में उसके एडिटर भी रहे हैं। 1911 में
आगरा से लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1912 में रोहतक कोर्ट में वकालत की और उसके बाद साथ ही साथ अखबारों के लिए, किसानों मजदूरों के लिए काम करते रहे। ये हरियाणा के लिए संदर्भ में है, इसलिए मैंने ये बात कर दी है। बाकी ट्रिब्यून के बारे में बहुत से लोग परिचित होंगे कि एक ऐसी संस्था है ट्रिब्यून, हमें बहुत गर्व है वहाँ काम करते हुए, कि इसका कोई मालिक नहीं है। इसका या तो भगवान मालिक है आज, या उस महान शख्सियत की आत्मा जो है सरदार दयाल सिंह मजीठिया, जिन्होंने आज से 144 साल पहले लाहौर में अपनी पूंजी के साथ ये संस्था को शुरुआत की थी अंग्रेज़ी अखबार के रूप में। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज की जो हालात बने हुए हैं, पत्रकारिता जो कॉरपोरेट हाउस के, मीडिया हाउसेस के या परिवारों के हाथ में है, या कुछ खास वर्गों के हितों की काम में जो लग गए हैं, तो इसलिए बताना मुझे पड़ रहा है कि सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने जो संस्था बनाई, उन्होंने अपनी विल में लिख दिया, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा। और साथ ही एक ऐसी बात लिखती, तो बड़ी आदर्श की बात तो है, लेकिन हमारे लिए वो बात बड़ी चुनौतीपूर्ण बन गई आगे जाकर। उन्होंने लिख दिया कि ये संस्था जो है सिर्फ अखबारों का, मीडिया का काम करेगी, कमर्शियल काम कोई नहीं करेंगे। अब आज के युग में सिर्फ विज्ञापन के सिर पे अखबार चलाना बहुत मुश्किल है, सभी जानते हैं। तो जितनी संस्थाएं उनके अपने और काम हैं, किसी की कोई फैक्ट्रियाँ हैं या दूसरा है, उस धंधे के हिसाब से अखबारें भी चलती हैं। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि हमने एक बिल्डिंग गुड़गांव में ख़रीदी, वो हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल गई थी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम पे, बहुत देर, मतलब आज से 20 साल पहले की बात। वो बिल्डिंग ही नहीं हम बना पाए थे, तो वो बिल्डिंग जो है रिज्यूम हो गई थी। खैर पिछली सरकारें थी, मैंने कहा क्योंकि वो रिज्यूम उसके हटवा के द्वारा वो बिल्डिंग बन गई। जब दयाल सिंह मजीठिया की विल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते, हम वो बिल्डिंग भी किराए पे नहीं दे सकते, किराया भी नहीं खा सकते। वो अब डिस्पोज ऑफ की है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि वो जो संस्था 144 साल पहले लाहौर में शुरू की थी, जिस दिन पार्टीशन हुआ, अब आप सोचते होंगे उस दिन तो बंद ही हो गया होगा अखबार, लेकिन उस आदमी की रूह की शक्ति देखो उसकी। 14 अगस्त को लाहौर में अखबार छापा और अनिल जी 15 अगस्त को शिमला में आके छाप दिया, एक दिन भी ब्रेक नहीं पड़ा अखबार में। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों तक भी पहुँचें जो अखबार अपने परिवारों की तरफ से चलाते हैं। और इस मंच से, क्योंकि दयाल सिंह मजीठिया जी की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले दिनों एक बड़ी अनिल जी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज है, उसका नाम है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है। वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के सज्जन हैं बड़े पद पे, उन्होंने प्रपोजल दे दिया कि इस दयाल सिंह नाम हटाकर किसी दूसरे के नाम से कर दिया जाए। आप पत्रकार लोग हो, आप लोगों में तो बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, उस आदमी ने ट्रिब्यून ही नहीं चलाया। यहाँ करनाल से गिरधर जी आए हुए हैं, बैठे, जानते हैं, करनाल में भी दयाल सिंह कॉलेज है, दिल्ली में दयाल सिंह लाइब्रेरी भी है। उस आदमी का कमाल ये देखिए कि उसने स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ी ही, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे। और ये संस्थाएं, वो पैसा जो था ईमानदारी का ही पैसा लगा होगा, नहीं कहाँ चलती हैं इतनी इतनी लंबी संस्थाएं, और बिना मालिक के, बिना ड्राइवर के ट्रिब्यून अखबार छप रहा है। ड्राइवर चला गया, अब तो गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, कि जी बिना ड्राइवर के गाड़ी चल पड़ेगी। उस आदमी ने 144 साल पहले चलाई थी, आज भी चल रही है। तो इस मंच से
उन लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, अनिल जी जैसे लोगों के माध्यम से, कि ऐसे महान व्यक्तियों के नाम जिन्होंने समाज के लिए इतने बड़े काम किए हैं, वो नामों को मजबूती से जोड़ के रखना चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनके नामों से। इसके साथ ही एक और भी बात जो है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी पार्टी के, हम तो पत्रकार लोग हैं, हमारे लिए तो सभी साझे हैं। हमें जितनी भाजपा कांग्रेस अच्छी है, उसी तरह हमें आम आदमी पार्टी पे भी कोई हमें वो नहीं, ऐतराज़ नहीं है, अच्छा काम कर रही होगी। सभी पार्टियों के अच्छे काम भी होते हैं, विकास के काम भी करती हैं, पंजाब में भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी अखबार को आप इमरजेंसी के दौर में लेकर जाएंगे, मैं नाम भी ले सकता हूं पंजाब केसरी, क्योंकि हमारे साथी अखबार हमारे सब सहयोगी साथी हैं, हमारा इस मामले में कोई विरोध नहीं, हितों के लिए हम सब साझे हैं। तो मेरी इस मंच से, इस सरकार के माध्यम से भी ये गुजारिश है कि ऐसे जब बुरे वक्त आते हैं तो ऐसे अखबारों को सबको सहयोग देना चाहिए। मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक रिक्वेस्ट और ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने कल की पत्रकारिता की बात कर दी है, आज की पत्रकारिता की बात भी थोड़ा सा, वैसे मैं लिख के बहुत कुछ लाया था, लेकिन मेरी आदत है पढ़ता ऐसे नहीं, ज़्यादा ऐसे ही बोला जाता है। जो आज की पत्रकारिता है उसका मैं 2 लफ्ज़ बोल देता हूँ। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय पत्रकारिता का मकसद देश की आज़ादी था। ये अक्सर सवाल उठाया जाता है कि आज़ादी के बाद पत्रकारिता का मिशन क्या होगा। आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के बाद पत्रकारिता पर व्यावसायिकता हावी हो गई। अखबार मालिकों में पत्रकारों की सुविधा भोगी पीढ़ी सामने आ गई है। इसके बावजूद आज भी प्रिंट पत्रकारिता की विश्वसनीयता इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के दौर में कायम है, और बदलते वक्त के साथ पत्रकारिता का लक्ष्य भी जो है वो बदलता रहता है। ये सिर्फ मैं दायित्व निभाने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय का नाम ऐसा रखा है, तो इसके साथ कल की पत्रकारिता का भी मैं औपचारिक रूप में बात कर देता हूँ। आज भले ही सूचना क्रांति और तकनीकी उन्नति से पत्रकारिता का परिदृश्य बदल गया, लेकिन फिर पत्रकारिता का मकसद तटस्थ सूचना माध्यम बना रहना ही होगा। समाज का कल्याण व सामाजिक जागरूकता ही उसका मकसद होगा। आज चारों तरफ डिजिटल मीडिया का जोर है, मगर उतना ही खतरा सूचना से खिलवाड़ और फर्जी खबरों का है। बाजार और राजनीति मीडिया को अपनी सुविधा से इस्तेमाल करने को प्रयासरत है। ऐसे में आने वाले कल में सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी और सही सूचना जनता तक पहुंचाना मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रिंट मीडिया इस दायित्व को बखूबी निभा रहा है। इसकी मुख्य वजह प्रिंट मीडिया में संपादक नाम की संस्था का होना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया है या दूसरे चैनल चला रहे हैं लोग, उनको मेरी गुजारिश भी है कि ट्रिब्यून भले ही बिना ड्राइवर के चल रहा हो, लेकिन इन संस्थाओं में क्योंकि संपादक नहीं होता, संपादक नाम की संस्था एक स्पीड ब्रेकर की भूमिका निभाती है, जो अपने दायित्वों को, जो अपने एथिक्स, जो प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे नहीं कि बस भाई ये देख लिया कुछ ये घट रहा है और उसको तुरंत अपना मोबाइल उठाया और डाल दिया। इन बातों से हमें बचना चाहिए। ये हमें सामाजिक जो जिम्मेदारी है, जो पत्रकारिता के सरोकार, सामाजिक सरोकार हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी सरकारों, केंद्र हो, किसी भी राज्य की हो, एक निवेदन ये जरूर करना चाहूँगा कि वो इतने संवेदनशील ना हों कि अगर कोई नेगेटिव छोटी सी बात छप जाए तो उनके विज्ञापन बंद हो जाएं, उन पे कई तरह के अंकुश लग जाएं। ये मैं कोई हरियाणा के संदर्भ में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते बात कर रहा हूँ, और एक जिम्मेदार प्रशासन के को मैं ये बात कहनी चाहता हूँ। मैं पुराने दौर की बात बताता हूँ। ऐसे ऐसे कार्टूनिस्ट हुए हैं जो इतना तंज कसते थे, ऐसे व्यंग्य बाण
कार्टून बनाते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग उनको बुला के उनका सम्मान करते थे। पत्रकार तो दिशा निर्देशक है, पत्रकार आप किसी का दुश्मन नहीं है। आज की पत्रकारिता जो है कितना संघर्ष है ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम को जिस तरह से मैं संभालने की कोशिश करता हूँ, मेरे बहुत से साथी यहाँ भी बैठे हैं, हर साल उनको मैं मिलता हूँ, 2-2 बार साल में उनकी समस्याएं सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ हल करने की। आपके हालात को सरकारों को भी समझना चाहिए। ये सिर्फ वेलबींग जैसी संस्थाएं आपका वेलबींग नहीं कर सकती, सरकारों का भी दायित्व है इसके साथ। लेकिन ये प्रशंसा करनी होगी हरियाणा सरकार की एक बात के लिए, उसमें योगदान अनिल जी का भी है, सबका है, जो पेंशन लगवाई है। ये पेंशन, हरियाणा की पेंशन को देख के पत्रकारों को जो लगी है पेंशन, कई दूसरी स्टेट को मजबूर होकर वो पेंशन लगानी पड़ी है। तो इसी तरह से ऐसी संस्थाएं जो चंद्रशेखर जी जैसे, सुरेंद्र जी जैसे लोग अपना घर फूंक तमाशा देख कर रहे हैं, सरकार का दायित्व है कि ऐसी संस्थाओं को नैतिक बल दे, आर्थिक बल दे, जिससे ये पत्रकारिता जो है ये निष्पक्ष रूप से काम कर सके, समाज के भले के लिए काम कर सके और सरकारों को भी सही दिशा में ले जा सके। और इनका पेट पालन के लिए सरकारों को अपना दायित्व अवश्य निभाना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर एक बार इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अनिल जी का धन्यवाद करता हूं कि अभिभावक के रूप में ये हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कौशल साहब, बहुत बहुत आभार। नरेश कौशल जी, मैंने पहले ही बताया था कि अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत लंबा, जिसको कहा जाए, समय बिताया है। संपादक के रूप में दैनिक ट्रिब्यून में कार्यरत हैं और जिस तरह से इन्होंने दिल खोलकर एक बात यहाँ पर रखी, कई चीज़ें इन्होंने कही जो हमारे मार्गदर्शन का काम करती हैं, लेकिन सबसे अहम बात, जिस प्रकार से पंजाब केसरी का रेफरेंस आया, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एक तरह से जो इनकी राय थी इन्होंने रखी, हम इनसे सहमत हैं पूरी तरह से। और हम मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से अपना सार्वजनिक रूप से एक निंदा प्रस्ताव भी आज लाते हैं। सुमन भटनागर जी बैठे हैं, पंजाब केसरी के साथ इनका भी गहरा नाता है, मैं भी पंजाब केसरी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, रंजीत गुप्ता जी हैं। ये केवल एक अखबार या उसका सवाल नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किए कौशल साहब ने, एमरजेंसी के हालात लागू करने वाली बात, मैं इनसे सहमत हूँ, हम सारे सहमत हैं। अभी कुछ साथियों से मेरी राय हुई, इसलिए हमने ये कहा। और आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मामले में सबसे पहले जैसे ही पता लगा, वीर साहब ने जहाँ ट्वीट किया, वीर साहब ने तुरंत अपना वक्तव्य भी जारी किया, बयान भी दिए मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट को। और उस दौरान जो इंदिरा गांधी ने जब एमरजेंसी लगाई थी उससे तुलना करते हुए कि ये सार्वजनिक रूप से हम इसका निंदा प्रस्ताव लाते हैं और अपनी तरफ से राज्यपाल महोदय को मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन भी हम भेजेंगे। वी साहब, ज्ञानेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके भी अच्छे दोस्त रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने दूसरा जिक्र किया था अपना ज्योति संघ जी, और तीसरे रमेश शर्मा, अम्बाला से नाता रहा, बड़े पत्रकार रहे। ये तीनों के नाम से हमने अवार्ड अपने हर साल हरियाणा के एक एक पत्रकार को देने शुरू किए हैं। इन अवार्डों के साथ साथ हम आंशिक रूप से उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक मतलब एक सिंबॉलिक है, वो बंद लिफाफे में जो भी है, थ्रू चेक जो भी है, तो उनका मान सम्मान करेंगे, वो करते हैं। हमने जब से संस्था बनाई है, हमारे शहीद लाला जगत नारायण अवार्ड, पत्रकारिता रत्न अवार्ड और पत्रकारिता अलंकार अवार्ड, 3 हमारे ईयरली अवार्ड पहले चल रहे हैं। ये 3 जो है हम अपने साथियों की स्मृति में इसको कर रहे हैं। उनके बेटे रमेश शर्मा के, स्वर्गीय रमेश शर्मा के विकेश यहाँ आए भी हुए हैं, उनका परिवार भी लगातार हमारे संपर्क में रहता है। ये एक अपने साथियों को याद रखने का एक प्रयास हम अवश्य कर रहे हैं। और वी साहब तो हमारे हमेशा ही वकील बनकर पूरी वकालत हर जगह शुरू से ही करते रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य संपादक नरेश कौशल जी, वेलबींग एसोसिएशन के प्रधान चंद्रशेखर धरनी जी ने बताया कि आज की जो पत्रकारिता है चुनौतीपूर्ण तो पहले से कल भी थी, आज भी और आज भी आगे भी रहेगी, और इनसे डरना या इनसे डर कर बैठ जाना ये एक पत्रकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी साथियों का मनोबल तोड़ नहीं सकती। आज जो कुछ भी पंजाब के अंदर आप पार्टी के द्वारा हिंद समाचार समूह के ऊपर जो ये आक्रमण किया गया है, कलम की ताकत को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसकी निंदा सिर्फ मैं ही नहीं, वेलबींग एसोसिएशन नहीं, यहाँ पर बैठे सभी पत्रकार नहीं, मैं समझता हूँ देश के सभी पत्रकार। मैं परसों भोपाल में था, वहाँ भी जब ये बात हो रही थी तो वहाँ भी मुझे पत्रकारों के बीच में बैठने का मौका मिला। वहाँ भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि पत्रकारों की कलम को कोई नहीं रोक सकता। जब हमने संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में इसको माना है, इसकी मान्यता है, और ये समाज हित के लिए कार्य कर रही है और अपने निस्वार्थ भावना से कर रही है, अपनी आर्थिक तंगियों से बीच में रहकर अपने परिवारों के साथ जूझते हुए हर रूप से समाज को एक नई दिशा देने का, समाज कल्याण के लिए काम कर रही है। इसको दबाना और इसको रोकना, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे बीच में दैनिक ट्रिब्यून के डिप्टी एडिटर केवल तिवारी जी भी आए हैं। मैं अपनी ओर से, एसोसिएशन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं अनुरोध करूंगा सुमन भटनागर जी के कि वे मंच पर आए और हमारे अपना स्थान ग्रहण करें। सुमन भटनागर जी। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी हैं, मैं उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दूं, उसके बाद वे अपना कुछ प्रस्तुतियां भी पेश करेंगे। जादूगर सम्राट शंकर जी का जन्म 1950 में एक धर्मपरायण अग्रवाल परिवार में हुआ और विश्व के 4 प्रमुख जादूगरों में से एक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जादुई प्रतिकारिता में 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्राट शंकर जी को सम्मानित किया जा चुका है। अब तक इन्होंने करीब 30,000 से अधिक मैजिक शो किए हैं, जिनमें से 20,000 शो इन्होंने अपनी चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, बाढ़ व अकाल पीड़ित, अपंग व समाज के सभी कमजोर वर्ग व गुजरात भूकंप आपदा, सुनामी व कारगिल युद्ध के कल्याण कोष के लिए इन्होंने सोच की है। आपने विश्व में कई देशों जैसे इंग्लैंड, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और नेपाल आदि सहित भारत के कई प्रमुख शहरों के लोगों को अपनी जादुई कला के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित किया है। आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व जादू प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया है। आपकी इस उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन आज हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर देखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपनी उन कलाओं की कुछ झलकियाँ वे हमारे सामने जरूर यहाँ पर प्रस्तुत करें। सर आपको कॉर्डलेस माइक चाहिए हो तो। हेलो, हाँ जी सर। आप सम्राट शंकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कॉर्डलेस माइक ये ऑन है? हेलो हेलो। म्यूजिक। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11।
नहीं 80। साथियों, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये एक ऐसी कला जिसको सभी के आंखों के सामने, आंखों में से सच जो सूरमा चुरमाने वाली बात है, ये उस कहावत को चितार्थ करती है कि आपके सामने जो कुछ हो रहा वो है काल्पनिक, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सचमुच में ही ऐसा कर रहे हैं। सबका ये सवाल है। पर्यावरण हेतु एक पेड़ अवश्य लगाइए। वास्तव में जादू क्या है? ये सब हाथ की सफाई, हिप्नोटिज्म होता है, जिसे आप लोग नजरबंदी कहते हैं। इतना नजदीक से मैजिक आपको दिखाने जा रहे हैं। कोई पीस ऑफ पेपर होगा? पीस ऑफ पेपर है। अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब आपको क्या दिखाई देता है? अभी आप देखेंगे गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। बस एक एक गत्थी जो है सम्राट जी सभी को देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। यहाँ वैसे एक छोटा आइटम मोबाइल का दिखा रहे हैं। 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, कोई 9 बोला। ये 2 मिनट सभी मोबाइल में यही टाइम होगा। देखिए प्लीज। बिल्कुल है। सर, क्या इसके साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उनको आप यंग पत्रकार बना देंगे पीछे ले जाकर? बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट शंकर जी का, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के द्वारा हमें अचंभित किया, रोमांचित किया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एसोसिएशन के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और जो हमारे सम्मानित आज हमारे बीच में विश्वविख्यात सम्राट शंकर जी आए हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा गौरव अवार्ड के लिए सम्राट शंकर जी को आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल विज जी जो हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। मेमोंटो और शॉल देकर हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ये अवार्ड के लिए अपने पत्रकार साथियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट लगातार गूंजती रहनी चाहिए और हाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जोरदार तालियों के बीच में कोई कमी ना रहे। आपके कलम की धार है जिस तरह, उसी तरह तालियों की गड़गड़ाहट रहनी चाहिए। इसके साथ ही अगले पत्रकारिता
अलंकार अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कुरुक्षेत्र से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी सोहन पाल रावत। वे अगर बीमार हैं तो उनकी जगह जो उनके मेवा सिंह जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वे उनका अवार्ड और सम्मान लें। इसके बाद पत्रकारिता रत्न अवार्ड के लिए लाडवा से विनोद खुराना जी, वे भी मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। बोल दिए रत्न अवार्ड आ गए। इसके बाद लाला जगत नारायण अवार्ड जी के लिए एस के गिरधर कैथल से वे भी आए और अपना अतिथि जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। जो पत्रकार दिवंगत साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी याद में लेकर जो एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार अवार्ड का जो अनाउंसमेंट जो किया गया है, जो ज्योति संघ अवार्ड है, उसके लिए फतेहाबाद से विजय बजाज जी वे मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। महेंद्र गोल जी, ज्योति संघ अवार्ड विजय बजाज जी। ज्ञानेन वर्तरिया अवार्ड के लिए महेंद्र गोयल जी। रमेश शर्मा अवार्ड के लिए KL सचदेवा जी। रुक जाओ, करता हूँ कार्यक्रम चलो। एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार साथियों के लिए एक्सीडेंटल एवं टर्म पॉलिसीज़ जो 10 लाख रुपए की जो दी जा रही हैं, मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि जी से कि वे हमारे पत्रकार साथियों को ये टर्म पॉलिसी एक्सीडेंटल पॉलिसी सिंबॉलिक देकर उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले बुलाना चाहूँगा पवन कुमार चोपड़ा जी को कुरुक्षेत्र से कि वे आएँ और माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। यमुनानगर से मिस मीनू, गुलशन कुमार जी, प्रवीण मोदगिल जी, कुलवंत सिंह जी, चंद्रमोहन जी, राजीव ऋषि जी, कुलदीप जी, सुभाष शर्मा जी, दीपक मिगलानी जी और सामाजिक क्षेत्र से पुलिस विभाग से आए हुए SI अजय कुमार जी, जिन्होंने नशा विरोधी गतिविधियों और युवाओं को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी कार्य किया है। एसोसिएशन की ओर से और मुख्य अतिथि द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अशोक शर्मा जी, जिन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, वे भी आएँ और अपना सम्मान प्राप्त करें। पॉलिसी जी। कोई नहीं, चाहता नहीं। नहीं है, ये पकड़ा दो, आप जाओ, मैं बोल देता हूँ। नरेंद्र बख्शी जी, वे भी आए और मुख्य अतिथि जी से अपना सम्मान प्राप्त करें।
अशोक कुमार जी। विशेष सम्मान के लिए मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा वे इन्हें सम्मानित करें। ये क्या? अब मैं संगठन के कार्यकारी प्रधान, महासचिव, उपाध्यक्ष सभी से अनुरोध करूंगा कि वे आए हुए मुख्य अतिथि माननीय अनिल विज जी का एक यादगार चिन्ह व उन्हें सॉल्व भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। कार्ड चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया या दिलवा दो, ये अवार्ड दिलवाओ। नहीं दिलवाओ। संगठन के सभी कार्यकारिणी सदस्य नरेश कौशल जी का भी एक स्मृति चिन्ह सॉल्व भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। अंबाला से अंशुल शर्मा जी, सतनाम जी, राजेश कुमार जी, भूपेंद्र सिंह जी व मनोज सब्रवाल जी से मेरा अनुरोध है कि वे आएँ और अपना आईडी कार्ड मुख्य अतिथि जी से अपना प्राप्त करें। सभी अंबाला के साथी जल्द से जल्द मंच पर आएँ और यह सम्मान प्राप्त करें। किताब दो मनमोहन सिंह जी दी और एक है? अच्छा, बस कार्ड पूरे। अब मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी से कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा आए हुए पत्रकार साथियों को अपना मार्गदर्शन दें। माननीय अनिल विज जी। जोरदार तालियों की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे और ना ही कंजूसी रहे। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नरेश कौशल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हमने बैठकर बहुत लंबी लंबी बातें की हुई हैं। ख़ास तौर से जब 2005 में मैं विधायक था और विपक्ष की भूमिका में था तो रोज़ मुझे तो निकाल के बाहर कर देते थे और बाहर फिर हम कौशल जी के साथ बैठकर अपना टाइम पास करते थे। जादूगर सम्राट शंकर जी भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मेरे घर भी कई बार आए हैं और इनके जादू का कमाल आपने अभी देख लिया अपनी घड़ियों में। ये और भी कई तरह के जादू करते हैं।
बड़ी बड़ी चीज़ों को गायब कर देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है कि इस देश के भ्रष्ट नेताओं को गायब कर दो। ये देश एक दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगा। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर धरनी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नरेश उप्पल जी, महासचिव श्री सुरेंद्र मेहता जी, कोषाध्यक्ष श्री तरुण कपूर जी, संगठन सचिव मेवा सिंह जी, जिला प्रधान राजीव ऋषि जी तथा सम्मानित पत्रकार साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को इस भव्य और दूरदर्शी अत्यंत सार्थक आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह मंच केवल सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की आत्मा, उसके संघर्ष, उसकी गरिमा और उसके भविष्य पर गहन चिंता कर रहा है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि मुझसे अगर पूछा जाए कि आप क्या पसंद करेंगे दो चीज़ों में से, कि बिना अखबार के सरकार या बिना सरकार के अखबार, उस सज्जन व्यक्ति ने सोचकर कहा कि मैं तो बिना सरकार के अखबार को ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि अखबार का दायित्व बहुत ज़्यादा होता है। हमारे 4 स्तंभों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी है, विधायिका है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था है। इन तीनों पर नजर रखने के लिए पत्रकारिता है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कहलाती है। समय के साथ इस दर्पण का ढांचा बदला है, तकनीक बदली है और इसके साथ ही खबरों को देखने का नजरिया भी बदला है। पत्रकारिता का कल, आज और कल दरअसल सूचना के विकास की एक लंबी यात्रा है। बीता हुआ कल मिशन और मशीन का दौर। बीते हुए कल में पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन थी। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक पत्रकारों
का मुख्य लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण था। समाचार पत्र, प्रिंट और बाद में रेडियो, रेडियो के बाद काला टीवी, उसके बाद रंगीन टीवी, यानी टीवी तक इसकी यात्रा चली। विशेषतः खबरों की सत्यता के लिए जांच, फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत समय होता था। संपादक की भूमिका भी सर्वोपरि होती थी। सूचना पहुंचाने की गति धीमी थी और संसाधनों का भी अभाव था। मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मुझे ये राजनीति की बीमारी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तभी से लग गई थी। और हम जब अपना प्रेस नोट देने जाते थे तो हमारे एक बहुत सीनियर पत्रकार साथी थे, वो कहते थे, पुत्र ये मैं खबर लिख देती है, तू एक काम कर, रेलवे स्टेशन ते चला जा, उत्थे जड़ा डाक विभाग है उत्थे लभ के जड़ा जलंधर दा थैला है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चिट्ठी पाया और 2-3 दिनों च तेरी खबर छप जाएगी। ये स्थिति थी, क्योंकि गति बहुत धीमी थी। हम भी साइकिल पर भागे भागे रेलवे स्टेशन जाते थे। आरएमएस ऑफिस में जाकर थोड़ी हमारी जान पहचान भी थी और उस थैले में चिट्ठी डालते थे और फिर 2 या 3 दिन हम इंतज़ार करते रहते थे। बैठ के रोज़ अखबार को देखते थे कि हमारी खबर आई है या नहीं है। और आज की जो पत्रकारिता है, डिजिटल क्रांति ने उसके पहिए लगा दिए। आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट, फोन ने पत्रकारिता को ड्राइंग रूम से निकालकर हर इंसान की हथेली पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, मोबाइल ऐप्स और 24/7 न्यूज़ चैनल्स ने इसको गति प्रदान की है। लेकिन इसके साथ कुछ बुराइयां भी आई हैं। खास तौर से सोशल मीडिया, आज हर आदमी पत्रकार भी है और हर आदमी संपादक भी है। बिना वेरिफिकेशन के फेक न्यूज, खलबली मचाने वाली न्यूज का परिचलन बड़ी तेजी से हुआ है। पत्रकारों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र के सीसीटीवी हैं। हर वक्त समाज की हर गतिविधि पर फोकस रखने का इनका दायित्व है।
जैसे सीसीटीवी होता है। आदमी को पता भी नहीं होता कि मुझे देखा जा रहा है। उसी प्रकार से इनका दायित्व है, और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र से उन्हीं देशों की सेवा की जा सकी है सही माने में जहां पर स्वस्थ लोकतंत्र है। और स्वस्थ तो लोकतंत्र तभी रह सकता है अगर किसी ना किसी की निगरानी में हो, किसी ना किसी की निगरानी में हो, और वो निगरानी करने का काम आपका है। स्पीड की होड़ में सटीकता, खबरों की एक्यूरेसी, खबरों पर विश्वास लोगों को संशय में डाल देता है। और कंपटीशन है, कौन पहले खबर देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो अखबारें सारी सवेरे 6 बजे ही आती थी, कोई 7 बजे आ जाती है कोई। उससे पहले नहीं पता चलता था कि दीन दुनिया के क्या हालात हैं, कहां पर क्या हो रहा है। आज तो सारे देश में कहीं ये कोई घृणित घटना हो जाए, एक मोहल्ले में हुई है, पहले वो उससे आगे नहीं जाया करती थी, अब तो वो सारे देश में फैल जाती है, और सारे देश में उसका रिएक्शन भी कई बार होता है। घटना किसी मोहल्ले की हुई है, ज्यादा ज्यादा मोहल्ले से शहर में फैल जाती। लेकिन ये जो डिजिटल दौर में इस सूचना की क्रांति में करंट दौड़ रहा है, इसने कई बार लोगों को घायल किया, कई बार लोगों को घायल किया है। ये डिजिटल क्रांति है, हम इससे बच भी नहीं सकते। और हमें, मैं मानता हूं कि जो भी आविष्कार हो रहे हैं, हमें उनके साथ चलना सीखना चाहिए। वो तो होंगे। आज तो अभी मोबाइल फोन आया है, हो सकता है कल को कोई चिप आ जाए दिमाग पे लगा दें सिर के ऊपर, कि बार बार मोबाइल सुनने से कान खराब होता है, अपने आप ब्रेन में ट्रांसमिट हो जाया करेगी। तो भाई चलना तो पड़ेगा। मैं बैंक में नौकरी करता था, तो उस वक्त ये आवाज आई कि बैंकों में कंप्यूटर आएंगे, तो सारे हिंदुस्तान में हड़तालें हो गई कि जी कंप्यूटर तो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, हमें खत्म कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। खूब हड़तालें हुई, लेकिन आज उसी कंप्यूटर ने बैंकिंग को आपकी जेब में डाल दिया। जब मैं नौकरी करता था, मेरी ब्रांच में 150 कर्मचारी थे, 150 कर्मचारी। आज मैं अभी
अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया था तो 15 या 20 आदमी थे कर्मचारी। लेबर पर इफेक्ट नहीं पड़ा। जो टेक्नोलॉजी आई उससे और रोजगार निकले, उनकी दशा और दिशा बदली। लेकिन आज बैंकिंग कितनी आसान हो गई। आज किसी बिजली के दफ्तर में धूप में जाकर खड़ा नहीं होना पड़ता। बिल आता है मोबाइल के ऊपर और मोबाइल के ऊपर ही पेड हो जाता। अपने घर से ही आज कई एजेंसियां आ गई। वो एक, मुझे नाम ज्यादा नहीं पता, मोटरसाइकिल लेकर और पीछे डब्बा लगा के घूमते हैं। एक बिल किट आई है, कहती है हम 10 मिनट में घर में सामान पहुंचा देंगे, और पहुंचा रहे हैं। किसकी वजह से? डिजिटल क्रांति की वजह से। मैं खुद हैरान होता हूं, हमारे भतीजे भतीजियां पूछेंगे क्या खाना है, नानू ताया जी क्या खाओगे, मैं कहा खिला दो कुछ भी, और बैठे बैठे वो कर देते हैं, और आदमी दरवाजे पर आके घंटी बजा देता है। जादू, शंकर जादू नहीं, वो भी जादू है, डिजिटल जादू। तो इसके साथ चलना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन ये हमें नुकसान ना पहुंचाए वो भी हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए पहले दोनों वक्ताओं ने बोलते हुए यंग जर्नलिस्ट को लाने पर जोर देने की बात की गई है, परंतु मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जैसी संस्था जिसका नाम ही वेलबींग है, उसको देश के, जैसे आज हमारे पास बहुत वरिष्ठ दैनिक ट्रिब्यून के पत्रकार आए हैं, के संपादक आए हैं, वैसे ही जर्नलिज्म के लेटेस्ट जानकारी रखने वाले आप देश के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर आप सबकी ट्रेनिंग करवाओ। क्योंकि नई नई चीजें जो आ गई हैं और जो आने वाली हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जो इसके बारे में काम करते हैं उनको उसका पता है। इसको कैसे compete करना है, इससे कैसे बचना है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, मोबाइल ऐप्स और न्यूज़ चैनल्स, अब तो मैंने भी एक बना ली टाइम पास करने के लिए, और खुद बनाई है, किसी से सीखी नहीं है। तो इनके साथ कंपटीशन तो होगा, इसलिए अपने आप को इक्विप करना ये चैलेंज है, आपके सामने खड़ा है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।
समाचार पत्रों से सरकारों को डर भी लगता है। हम कहते तो हैं कि 4 स्तंभ हैं और चारों बराबर हैं, चारों की जिम्मेवारी है, लेकिन जो मैंने सबसे पहले बात कही थी कि अखबार के बिना सरकार या सरकार के बिना अखबार, वो इसीलिए कही थी क्योंकि कई बार सरकारें हिंसक हो जाती हैं, अपने धर्म, अपने कर्तव्य से भटक जाती है, जैसा हमने इमरजेंसी में भी देखा। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और मैंने खुद समाचार पत्रों के दफ्तर में जाकर देखा कि शाम को एक दरोगा आता था, पहले बोर्ड पे पेज बनाया जाता था, खबरें बना बना के कटिंग्स को वहाँ लगाया जाता था, चिपकाया जाता था, आपने भी देखा होगा। तो वो डंडा लेके कहता था ये उतार दो, ये उतार दो, ये उतार दो। हमने देखा वो समय। अखबार आती थी, बीच में खाली स्पेस होता था, क्योंकि अखबारों ने भी हिम्मत दिखाई लोगों तक मूक संदेश पहुंचाने के लिए, वो स्पेस खाली छोड़ दिया। आदमी समझ गए, लोग समझ गए कि भी ये खबर कोई सच बताने वाली होगी, और इस सच्चाई को यहां से उड़ा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। सही मानों में आज तक वो पार्टी संभल नहीं पाई है और अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रही है। धीरे धीरे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उनको वो इमरजेंसी का ही श्राप लगा हुआ है, इमरजेंसी का। लेकिन इंदिरा गांधी की और कांग्रेस की तो जड़ें बहुत गहरी थी। अब जुम्मा जुम्मा 4 दिन से राजनीति में आई है पंजाब की सरकार, अभी जड़ें लगी भी नहीं है और अखबार से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। पंजाब केसरी के ऊपर जिस प्रकार से ज्यादती की जा रही है, इसका तो पता भी नहीं लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि ये मत मानो कि ये खाली पंजाब केसरी के साथ हो रहा है। ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके अखबार के साथ भी हो सकता है, अगर इनको छूट दे दी गई। इसलिए चाहे एक अखबार का मामला, एक दो और भी शामिल हैं बीच में, उनके साथ भी ऐसा किया गया है। मिलके डट के लोकतंत्र की लाज के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए डट के इनका मुकाबला करना चाहिए। डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्तंभ कमजोर हो गया तो भाई और बहनों, ये लोकतंत्र लड़खड़ा के गिर जाएगा। 4 टांगों पर तो कुछ चीज खड़ी हो सकती है, 3 पर नहीं हो सकती। अगर पत्रकारिता पे सरकार हावी हो गई, सरकार की ही खबरें छपेंगे, सरकार के ही डीपीआर जो पर्ची बना के देंगे वही छपा करेगा, तो सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ सकती है। पक्ष आएगा, एक पक्ष। इसलिए ये जो स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ है,
प्रेस की स्वतंत्रता पर जो पंजाब में प्रहार हुआ है, इसकी सारे देश को निंदा करनी चाहिए, सारे देश को, ताकि दोबारा कोई सरकार किसी मीडिया हाउस पर ऐसा करने की सोच भी ना सके। तुम अपना काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, और इनको भी अपना काम आराम से, स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से करने दीजिए। मत इसमें व्यवधान पैदा करो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये अनिल विज आज इस मंच से खड़ा होकर कह रहा है, और अनिल विज ने जो कह दिया वो होता है। कुछ नहीं बचेगा। ये है तो प्रजातंत्र है, ये नहीं, चारों हैं तो, चारों हैं तो प्रजातंत्र है। क्योंकि इन्होंने ये सरकार का दर्प, ये समाज का दर्पण भी है, ये बोथ वेज है, ये कंडक्टर है जनता और सरकार के बीच में। एक कंडक्टर है, एक जुड़ाव है। ये जनता की हालात सरकार तक बताते हैं, और सरकार की भी करतूतें लोगों तक बताते हैं, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से अगर जनता की तकलीफें लिखते हैं, उसको खाली आलोचना नहीं मानना चाहिए, सरकारों को उसको मार्गदर्शन मांगना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि हमारे तक ये बात पहुंचाई गई है, हम इनके आभारी हैं। और सरकार की उपलब्धियां लोगों तक बताना भी बहुत जरूरी है। उसको भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये तो सरकार की सेवा कर रहे हैं। अलग दर्जा है, अलग स्थान है, अलग स्टेटस है, अलग स्टेटस। आपकी वजह से कई सरकारें बन भी गई हैं और कई सरकारें गिर भी गई हैं, धाराशाही भी हो गई आपकी वजह से। इसलिए आप इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप ये जो ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, दीनहीन की जो अपनी बात कहीं नहीं कह सकता, उसकी स्थिति को उचित अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाना आपका फर्ज ही नहीं है, आपका धर्म है। और धर्म के लिए तो लोगों ने सिर कटवा दिए, सिर कटवा दिए अपने धर्म के लिए। धर्म नहीं छोड़ा और धर्म छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मैं आज से कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ये सिस्टम चलता रहे, ये सरकारों के भी दायित्व है। सरकारों को इनकी
जो दिक्कतें हैं, इनकी जो तकलीफ़ें हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सरकारों के पास जैसे बजट में और हेड होते हैं, एक हेड पत्रकारों की वेलबींग के लिए भी होना चाहिए। होता तो है, पर उससे खेल करती हैं सरकारें। वो खेल भी बंद होना चाहिए, उसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए, कोई आधार बनना चाहिए, समानता होनी चाहिए, वो भी बदलना चाहिए। और कुछ सरकारें करती भी हैं, मैं उन कामों का वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकार ने कितनी पेंशन 15,000 कर दी, बसों में 4,000 किलोमीटर चलने की इजाज़त दे दी, पेंशन दे दी, एक्सीडेंटल वो दे दिया, बीमा दे दिया। आप सब ये जानते हैं। मैं तो जो धरनी जी ने मेरे डिपार्टमेंट से मुतल्लिक 3 बातें बताई, मैंने यहीं से बैठ के अपने पीए को आदेश दे दिया कि मीटिंग बुला लो दफ्तर में, इस पे चर्चा करेंगे। मैंने तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और अनिल विज अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमेशा आपके साथ खड़ा है। क्योंकि वो मेरी, जैसे आपका धर्म है, मेरा भी धर्म है कि मैं आप सबके साथ खड़ा रहूं। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपकी ज़्यादा मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। पत्रकारों के वेलबीइंग के लिए मैं अपने कोष से 31 लाख रुपए और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि जैसे सभी विभागों में ट्रेनिंग्स वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, आप भी ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि सारों की ट्रेनिंग होती रहे और पत्रकारिता एक मजबूत स्तंभ बन जाए, जिससे कोई भी अपने कर्तव्य से बाकी तीनों स्तंभ हिलने की कोशिश भी ना करे। धन्यवाद। आदरणीय अनिल विज जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए, वो शब्द नहीं है मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के पास। और ख़ासकर जिस तरह से दिल खोलकर इन्होंने, जब संस्था प्रथम चरण में थी, जब पैदा ही हुई थी कोरोना के बाद, तब भी 20 लाख की मदद की थी, 20 लाख रुपए अपने ग्रांट दी थी। उससे संस्था ने पहली बार इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़ी और अब ये मदद कर संस्था के लिए वी साहब ने बहुत बढ़िया और हमारे सभी साथियों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो वी साहब ने कहा है ट्रेनिंग के लिए, अभी मेरी सुरेंद्र मेहता जी, तरुण कपूर, उपल साहब और कुछ साथियों से चर्चा हुई है। साथ ही हम ये ट्रेनिंग कैंप बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत जल्दी और कई जिन लोगों से सीखा जा सकता है, जो हमारे ट्रेनर के रूप में
आधुनिक पत्रकारिता जो चल रही है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर हम ट्रेनिंग कैंप भी साहब बहुत जल्दी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक कैंप हरियाणा में और एक हिमाचल में बहुत जल्दी लगाया जाए। मैं एक अनुरोध भी साहब से और करूँगा कि हमारे कोमल रमोला जी साथी आए हुए हैं, कृपया उनको भी ये स्मृति चिन्ह देकर अपने कर कमलों से सम्मानित करें। कोमल रमोला जी मंच पर आएँ। और एक निवेदन और इसके साथ साथ सुमन भटनागर जी को स्मृति चिन्ह जो है, सुमन भटनागर जी भी आए हुए हैं। जादूगर सम्राट शंकर जी के मुद्दे पर पद्मश्री वाले वी साहब से भी मेरी सरसरी बात हो रही थी। वी साहब कहते हैं जहाँ भी पैरवी करनी पड़ेगी वो हर स्तर पर करेंगे और पूरे उनके एफर्ट इस मामले में रहेंगे। हम जादूगर सम्राट शंकर जी के और अपने सभी साथियों के बहुत आभारी हैं। और मैं सुरेंद्र मेहता जी से निवेदन करूँगा, एक बार, हाँ जी, 1 मिनट आइए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ मैं सभी ज़िले के जो पत्रकार साथी हैं जिनकी पॉलिसियां नहीं मिली वो अभी यहाँ से ले लेंगे थोड़ी देर बाद। और मंच पर मैं अनुरोध करूँगा जो हमारे बुक्स के जिन्होंने लेखन से अपनी लेखनी से किताबें लिखी हैं, डॉक्टर संजीव कुमारी जी और मनमोहन सिंह जी जिन्होंने अपना बुक्स लिखी हैं, वे कृपया मंच पर आएँ और माननीय मुख्य अतिथि जी उन किताबों का विमोचन करेंगे। मनमोहन सिंह जी यमुनानगर से हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है यस आई एम ए पॉलिटिशियन। मुख्य अतिथि जी हमारे साथी मनमोहन सिंह जी यमुनानगर से हैं जिन्होंने पत्रकार के साथ साथ किताबों का भी विमोचन लिखा है। संजीव कुमारी जी, सभी साथियों से अनुरोध है 2 मिनट के लिए आप कृपया स्थान रख लें। इसके बाद जो है आप अपना लंच ले सकते हैं। 2 मिनट बोलना है। जादूगर विश्वविख्यात सम्राट शंकर जी 2 मिनट का संबोधन आपसे करना चाह रहे हैं, कृपया उनके संबोधन को जरूर सुने। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन आज के मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी, मंत्री भारत सरकार, हरियाणा सरकार, मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, प्यारे महानुभाव, आज आप लोगों ने जो मुझे इतना आदर मान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं आभार प्रकट करता हूं मेरे प्यारे दर्शकों का, जिन्होंने मेरी कला को देखा, सराहा, सम्मान के योग्य बनाया। 74 से मैंने शो स्टार्ट किया था, आज 50 साल हो गए हैं और आज भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो काफ़ी लोग पूछते थे भी पहले भी आप ऐसे थे, आज भी, इसमें क्या राज है? प्रिय मित्रों, 24 घंटे में 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए जरूर दो, चाहे उसमें योग करो, दौड़ लगाओ, प्राणायाम करो, मतलब कुछ भी अपने बहुत जरूरी है। और मैंने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए हैं। आप लोग अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा उन चक्रों में न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, भभूति पैदा करना, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एसोसिएशन के हमारे महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए हुए मुख्य अतिथि के साथ साथ पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करें। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं सर्वप्रथम आदरणीय विज साहब का स्वागत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी का, सम्राट शंकर जी का और इसके अलावा जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से मेरे साथी आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सबको अपील भी करता हूं कि जो
बातें कही हैं उन पर विचार करें और जो दिशा निर्देश दिए हैं विज साहब ने उन पर अमल किया जाएगा। जल्दी ही ट्रेनिंग कैंप भी लगाए जाएंगे। आप सबका पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद और भोजन के लिए सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।